हेलो एवरीवन, आप सभी का होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर स्वागत है। आज हम जो नेट होम साइंस मार्च 2023 है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि आपने पूछा था कि वेट साइक्लिंग वेयर बाय देयर इज लॉस एंड गेन ऑफ वेट सेवरल टाइम इज ऑल्सो नोन एज द। तो इसमें जो योयो इफेक्ट, ये तो आंसर राइट आंसर था, लेकिन इसमें आपने कहा था कि आप में से किसी कैंडिडेट ने बोला था कि इसमें जो और इफेक्ट है, लोलो, पोपो और टोटो इफेक्ट है, उनको समझाने के लिए। तो मैं बता दूं कि इसमें जो ये लोलो, पोपो और टोटो इफेक्ट दिया हुआ है, इसका आपके होम साइंस यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन से या फिर होम साइंस से कोई भी ऐसा संबंध नहीं है। मतलब कि मैंने इसको सर्च किया, आप भी खुद भी इसको गूगल पर डाल करके सर्च कर सकते हो। इसका कोई भी डिटेल नहीं आया है और ना ही इसको कहीं भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कि मतलब ये भी कोई इफेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके सब्जेक्ट से इसका कोई भी लिंक नहीं है, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, आप बस योयो इफेक्ट पढ़िए। ये तीनों ही जो है कोई भी इस टाइप के इफेक्ट नहीं है जो कि आपके सब्जेक्ट को, मतलब आपके सब्जेक्ट से संबंधित है। ओके, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ऐसा सॉलिड नहीं मिला जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे के। तो यहां पर हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीव्स एंड एक्स्ट्रा वार्प और फिलिंग यार्न्स आर विवन इनटू क्रिएट अ कट और एन अनकट 3 डायमेंशनल फैब्रिक, लीनो, पाइल, ट्विल या फिर डॉबी वीव। ओके, निम्नलिखित में से किस बुनाई में एक अतिरिक्त ताना और बाना वाले सूतों पर बुनाई की जाती है ताकि कर्तित या अकर्तित त्रिआयाम वस्त्र की रचना की जा सके। ठीक है, तो लीनो, पाइल, ट्विल और डॉबी यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर कहा है एक्स्ट्रा वर्क ऑफ फिलिंग यार्न्स आर वुवन इनटू क्रिएट अ कट और अनकट। तो ध्यान दीजिएगा, कट और अनकट 3 डायमेंशनल फैब्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाइल वीव। ओके, तो जो पाइल वीव होता है उसमें दो टाइप आते हैं, एक तो कट होता है, एक अनकट होता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखा दे रही हूँ। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए लीनो वीव ये है क्या। लीनो वीव जो है इसमें आप देख रहे हो कि ये वार्प थ्रेड है, ठीक है, और ये है वेफ्ट, यानी कि ये है वार्प को आप सभी जानते हो किसको बोलते हैं, ताना हिंदी में, और इसको बोलते हैं बाना। ओके, ताना का मतलब हो गया जो वार्प है, ताना यानी कि जो लेंथ वाइज है, लंबाई में, ठीक है, और वेफ्ट जो है बाना जो कि क्रॉस वाइज होता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की सहायता से ताना और बाना जब एक साथ गुथे जाते हैं तभी जो है वीव कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है, यानी कि वीविंग होती है। तो लीनो वीव में जो वार्प है और ये वेफ्ट है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक आकृति बन रही है 8 की। ठीक है, ये आप देख रहे हो इस तरीके की, जैसे अंग्रेजी का आर्ट होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। तो जो लीनो वीव होता है उसमें जो है 8 की आकृति बनती है। ओके, और जो लीनो वीव है इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका, जैसे नेट है, आप मॉस्किटो नेट लगाते हो, ठीक है, मच्छर से बचने के लिए, तो वो जो है लीनो वीव का बेस्ट एग्जांपल है। तो जो भी नेट है, लेस है, ये सब क्या है, लीनो वीव से तैयार किए जाते हैं। ओके, यानी कि जाल जैसी संरचना होती है इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो ये नेट लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर 12 वीव है, तो 12 वीव आप देख सकते हो, 12 वीव जो होता है वो ऐसे तिरछी तिरछी लाइन जाती है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ऐसे तिरछी तिरछी डिजाइन जा रही है, वार्प है और ये वेफ्ट है। ठीक है, तो जो 12 वीव होता है उसमें जो डिजाइन बनती है फाइनली वो तिरछी होती है, डायगोनल होती है। ये पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये तिरछी तिरछी लाइन जा रही है ऐसे ऐसे, तो ये होता है 12 वीव। और उसके बाद में जो पाइल यहाँ पर दिया गया है, तो मैं बता रही थी कि इसमें जो है कट पाइल और अनकट पाइल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लूप पाइल है, यानी कि अनकट पाइल है।
अनकट पाइल और ये कट पाइल है। अब जो कट और अनकट पाइल में जो डिफरेंस होता है वो यही डिफरेंस है कि जब पाइल का मतलब हो गया, आप ये कह सकते हो लूप्स बनते हैं, ठीक है। तो जब लूप्स बनते हैं कपड़े में ताने और बाने की सहायता से, तो उसमें क्या होता है, जो लूप्स बनते हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, अनकट, यानी कि उनको काटा नहीं जाता है। तो इस तरीके की संरचना बनती है, इसको कट नहीं किया गया है, ठीक है, लूप्स बन रहे हैं। और जब इनको कट कर दिया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसे रेशे निकल रहे हैं, तो इनको कट कर दिया गया, तो इसको कट पाइल बोलते हैं। और ये आप आसानी से किस में देख सकते हो, टॉवल में। आपके घरों में टॉवल होगी, आपने देखा होगा कई सारी टॉवल्स, एक टॉवल होती है जिसमें कि आपको छूने पर बहुत ही सॉफ्ट सा महसूस होता है, और उसमें क्या होते हैं, रोए होते हैं कटे हुए। और एक जो होता है आपके टॉवल होती है, उसमें क्या होता है, ऐसे लूप्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ऐसे लूप्स बने हुए हैं, ये कट नहीं है, तो ये अनकट पाइल है। और ये कटे हुए हैं, तो ये कट पाइल है। ओके, डॉबी वीव जो होता है, ये एक डेकोरेटिव जो है वीव होता है। तो इसको जो है आप इस तरीके से, मतलब कोई भी जो वीव्स है, वीव्स पर जो डिजाइन तैयार की जाती है, वो डॉट भी हो सकता है या फिर कोई और भी डिजाइन हो सकती है, वो डॉबी वीव कहलाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कपड़े के ऊपर डॉट डॉट सा डिजाइन बना, यानी कि डॉबी जो है डेकोरेटिव वीव्स के अंदर आता है। तो ये आप सरफेस पर जो डिजाइन उभारा जाता है, ठीक है, डॉट के थ्रू या फिर कोई और पैटर्न के थ्रू, तो वो डॉबी वीव कहलाता है। और आपने ये पढ़ा ही होगा कि जो बेसिक वीव्स होते हैं वो 3 प्रकार के मेनली होते हैं, ठीक है। एक तो प्लेन होता है, दूसरा ट्विल, और तीसरा होता है सैटिन। रिब और जो बास्केट है आपका प्लेन के अंदर ही आ जाता है। ट्विल के अंदर बहुत सारे हैं, बर्ड्स आई है, डायगोनल जो है ट्विल वीव है, कई सारे हैं अलग अलग। तो इसको हम एक अलग से वीडियो में थोड़ा सा वीव के बारे में हम आपको डिटेल में समझा देंगे, शॉर्टकट में थोड़ा, कि ये इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। और ये सैटिन जो कि वार्प फेस होता है, एक होता है सटीन जो कि वेफ्ट फेस होता है। तो इसको हम किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए हम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थियरी ऑफ क्लॉथिंग, इंडिविजुअलिटी, मॉडेस्टी, एडोर्नमेंट और प्रोटेक्शन। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का सिद्धांत नहीं है, व्यक्तिता, शीलता, अलंकरण, सुरक्षा। तो देखिए शीलता, मॉडेस्टी तो होती ही होती है, अलंकरण यानी कि उसकी सुंदरता, उसको डेकोरेटिव करना, सुंदर बनाना, ठीक है, और सुरक्षा तो देता ही है कपड़ा। बस इंडिविजुअलिटी यानी कि जो व्यक्तिता है, ये जो आपका नहीं आएगा, नॉट अ थियरी बोल रहा है, तो इंडिविजुअलिटी इसमें नहीं आएगी, ये राइट आंसर है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी ऑफ फैशन गुड्स इज कॉल्ड, फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन एडवर्टाइजिंग, फैशन रिटेलिंग, फैशन डिजाइनिंग। ओके, तो सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी ऑफ फैशन उत्पाद के विक्रय और क्रय संबंधी गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैशन रिटेलिंग। ओके, एडवर्टाइजिंग आप जानते ही हो, एडवर्टीजमेंट करना, डिजाइनिंग यानी कि जो प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, कटिंग की जाती है, डिजाइन ड्रेस तैयार की जाती है, वो डिजाइनिंग होती है। और फैशन डिजाइनर होते हैं, आप जानते हो कितने जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनके पर्सनली जो है डिजाइनर होते हैं, जो कि उनके कपड़े को डिजाइन करते हैं, जो वो ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। और मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या है, मर्चेंडाइजिंग का मतलब है इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, यानी कि कपड़े को खरीदना, बेचना, उसको मार्केट में उतारना, ठीक है, तो उस डिजाइन करना, ये सब कुछ जो है मर्चेंडाइजिंग के अंदर आ जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, रिटेलिंग और मर्चेंडाइजिंग। रिटेलिंग में क्रय और विक्रय आता है, जबकि मर्चेंडाइजिंग में क्रय विक्रय के साथ में उसकी मार्केटिंग भी आ जाती है। ओके, अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी आर मेजर्स ऑफ द कलर शेड ऑफ द फाइबर, फ्लेक्सिबिलिटी, अपीयरेंस या फिर वेट ऑफ द फाइबर। विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व, घनत्व नहीं होगा, ये घनत्व होगा, सॉरी, ठीक है, किसके माप है, रेखों का कलर शेड या फिर रेखों का लचीलापन, उनका रूप या फिर उनका भार। तो सिंपल सा है, गुरुत्व और घनत्व, घनत्व डेंसिटी की बात की जा रही है, तो वेट ऑफ द फाइबर आ जाएगा। चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है। फिर है द वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्टेप दैट वर्क्स एज इट्स सपोर्ट इज निवल, ट्रीड, राइजर या फिर सॉफिट। सोपान का वह ऊर्ध्वाधर भाग
जो इसके सहारे के रूप में कार्य करता है वो क्या है? निबल है, ट्रेड है, राइजर है या फिर सॉफिट है? तो ये जो राइट आंसर है इसका तो है राइजर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देती हूँ। ये जो आपकी सीढ़ियां होती हैं तो उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखो राइजर क्या है? राइजर ये है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट राइजर कहलाता है। ओके, यानी कि जो दो सीढ़ियों के बीच में जो गैप बना हुआ है, ठीक है, वो राइजर कहलाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो ये वाला पार्ट राइजर कहलाता है। ओके, और यहाँ पर आप निवल जो पोस्ट कहा गया है, यहाँ पर जो ये आपकी यहाँ पर ऐसे गुंबद टाइप का दिख रहा है, सीढ़ियों पर लगा रहता है। एक तो एंट्री जहां से स्टार्ट होती है सीढ़ियां, और लास्ट में ये लगा रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर बीच बीच में भी लगा रहता है, तो वो चीज आपका नेवल पोस्ट कहलाता है। ओके, और स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है और ये वेस्ट है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और क्या बता दूं, ट्रीड, ट्रीड यानी कि जिस पर हम अपने स्टेप्स यानी कि अपने पैर रखते हैं वो कहलाता है ट्रीड। जिस पर हम अपने पैर रख करके आगे बढ़ते हैं वो ट्रीड कहलाता है। ये हैंड रेल है, ठीक है, रेलिंग जिसे हम बोलते हैं। और ये लैंडिंग है, यानी कि जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं उसके बाद में एक चौड़ा सा पोर्शन बना होता है, उसको लैंडिंग कहते हैं। ओके, नोजिंग, नोजिंग जो है हाँ, नोजिंग जो होता है ये किनारे वाला पोर्शन होता है। ये जो किनारे वाला पोर्शन है सीढ़ियों का, ये वाला पोर्शन, ये जो है नोजिंग कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है ये नोजिंग है। जो किनारा, सीढ़ियों का जो किनारा होता है आगे की साइड में थोड़ा सा निकला हुआ होता है, वो जो है नोजिंग कहलाता है। गोइंग, ये राइज, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है राइज है, ये ट्रीड है। ठीक है, ओके, स्कॉशिया, ये जो ये वाला पोर्शन है सीढ़ियों के, जो राइजर है और जो नोजिंग है उसके बीच में जो ये वाला पोर्शन है वो स्कॉशिया कहलाता है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर इतना समझ। बैलुस्टर, ये जो रेलिंग हैंडरेल बनी हुई है इसके बीच में इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो लगे हुए हैं इनको बैलुस्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिकमेंडेड, एक्चुअली जो यहाँ पर हमने स्टेयर केस के बारे में पढ़ा, इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसको मैं, मेरे पास इसका पीडीएफ है शॉर्टकट में, इसका एक एक लाइन में आंसर दिया गया है। मैं आपको उसको पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, फिर 16 क्वेश्चन है, रिकमेंडेड रिफ्लेक्टेंस वैल्यू फॉर द सीलिंग इन अ रूम इज, किसी कमरे में छत के लिए अनुशंसित प्रतिबिंब मान होता है कितना? 20 to 30%, 40 to 50, 60 to 70, 80 to 90। इसका राइट आंसर दिया गया है 80 to 90%। फिर है फॉर डेलिकेट और प्रिसीजन वर्क द वर्क सरफेस हाइट शुड बी, उत्कृष्ट अथवा परिशुद्ध कार्य के लिए कार्य सतह की ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? एट एल्बो हाइट 2 to 3 इंच, एबव एल्बो हाइट 2 to 3 इंच, बिलो एल्बो हाइट या फिर एनी डिजायर्ड हाइट। तो उत्कृष्ट या परिशुद्ध कार्य के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से हम कार्य करें जिसमें कि हमारे ना शरीर में दर्द हो ना हमारे हाथों में दर्द हो, तो उसके लिए जो कार्य सतह की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 to 3 इंच एबव एल्बो हाइट। एल्बो का मतलब ये होता है, ठीक है, तो एल्बो हाइट यानी कि जहां से हम काम करते हैं, यानी कि ये हमारा जो है ये मेजरमेंट का एरिया कह सकते हैं, यानी यहां से आपका 2 to 3 इंच ऊपर इतना होना चाहिए। वर्क सरफेस यानी कि जैसे कि आपका किचन में आपके जो सरफेस एरिया होता है किचन का, जिस पर कि हम सामान वगैरह रख करके, सॉरी, किचन का तो आपका बिलो होता है। ठीक है, वर्क सरफेस यानी कि जहां पर हमारी हाइट से, हमारे एल्बो पॉइंट से थोड़ा ऊपर होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से उस पर काम कर सके। ठीक है, तो किचन एरिया नहीं कर सकते हैं क्योंकि किचन का तो आपने देखा होगा थोड़ा नीचे ही होता है, लेकिन अदर कोई वर्क सरफेस जिसमें हम खड़े होकर आराम से काम कर सके तो वो जो एरिया होना चाहिए वो 2 to 3 इंच एबव एल्बो हाइट होना चाहिए। कोहनी, हिंदी में
दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हैंडलिंग इनकम, निम्नलिखित में से कौन सी एक आय प्रबंधन करने की विधि नहीं है? हैंड आउट मेथड, 50-50 मेथड, अलाउंस मेथड, अनइक्वल सैलरी मेथड। तो इसमें जो है 50-50 मेथड भी है, अलाउंस मेथड भी है और अनइक्वल सैलरी मेथड भी है। इसमें जो हैंड आउट मेथड है ये इसमें नहीं है। मेथड ऑफ हैंडलिंग इनकम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो नहीं है जो, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। मेथड ऑफ हैंडलिंग मनी इनकम, द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ ये है 5 मेजर्स मेथड ऑफ हैंडलिंग फैमिली इनकम। द फैमिली फाइनेंस और बजट प्लान होता है, अलाउंस और अपॉर्शनमेंट मेथड होता है, इक्वल सैलरी मेथड होता है, 50-50 सिस्टम होता है, या फिर सॉरी हैंड आउट मेथड भी है। तो हैंड आउट, 50-50, इक्वल सैलरी, हाँ यहां पर ये गलत हो गया, अनइक्वल नहीं होगा। ओके तो इसको हम सही कर लेते हैं। ओके तो यहां पर अनइक्वल सैलरी मेथड नहीं होगा, इक्वल सैलरी मेथड होगा, इसमें आता है, लेकिन अनइक्वल सैलरी मेथड नहीं आएगा। ओके और ये तीनों आपके हो जाएंगे। टोटल जो अभी हमने आपको बता दिया 5 सैलरी मेथड है, इसको भी हम आपको कोशिश करेंगे कि अलग से थोड़ा डिटेल में इसको समझा दें कि ये होता क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। 19 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सब स्टेज इज स्प्रेड बिटवीन एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सी उप अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तारकारी और वैषम्यकारी अवस्थाओं के मध्य प्रसार यानी कि फैलाव है? कॉलेज स्टेज है, पीरियड ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, पीरियड ऑफ फाइनेंस रिकवरी है, या फिर रिटायरमेंट है? कॉलेज अवस्था बच्चों के व्यावसायिक समायोजन की अवधि, वित्तीय रिकवरी की अवधि, या फिर सेवानिवृत्ति। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो एक्सपैंडिंग स्टेज होता है और रिकवरी सॉरी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज होता है फैमिली लाइफ साइकिल का, उसके बीच में कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि फैलाव की अवस्था है, सब स्टेज कौन सी ऐसी है? तो जो राइट आंसर है वो है पीरियड ऑफ ओकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों का व्यावसायिक समायोजन। क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी तीन आप जो स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल है उसमें 3 होती हैं। एक तो फर्स्ट होती है बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पीरियड होता है जहां पर पारिवारिक जीवन की शुरुआत होती है, तो पहला बिगिनिंग पीरियड होता है, और दूसरा होता है एक्सपैंडिंग, और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। तो जो एक्सपैंडिंग ये दूसरा नंबर का होता है और ये होता है तीसरे नंबर की स्टेज। तो दूसरे और तीसरे नंबर की जो स्टेज है इसके बीच में जो फैलाव की अवस्था होती है, क्योंकि जहां पर एक्सपैंडिंग स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो परिवार है वो बढ़ता है, यानी कि पहले क्या होता है जो बिगिनिंग स्टेज होता है उसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनकी शादी होती है, लेकिन फिर उसके बाद में एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं, 1 2 3 बच्चे जितने भी हों, ठीक है, तो फैमिली बढ़ती है। उसके बाद में जो एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, बता दूं मैं कि जो दूसरी वाली स्टेज है एक्सपेंडिंग स्टेज है, विस्तार वाली अवस्था, ये सबसे लंबी अवस्था होती है, पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। और इस कैसे होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शादी के बाद में बच्चे होते हैं, जितने भी 1 2 3 बच्चे हों, उनकी जो है जन्म से लेकर के उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन, उनके जो है केयर, कपड़े, खाना पीना, हर एक चीज, सब कुछ को जो है मैनेज करना पड़ता है फैमिली को ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें समय और ऊर्जा और धन तीनों ही सबसे अधिक खर्च होता है। ओके और जो एक्सपेंडिंग स्टेज है इसमें होता क्या है, जब बच्चा यानी कि कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाता है, यानी कि उसकी पढ़ाई लगभग समझ लीजिए खत्म हो गई, वो जॉब पाने के कगार पर है, तो वो वाली स्टेज होती है एक्सपेंडिंग, यानी कि जॉब वाले स्टेज में आ जाता है। और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में क्या होता है कि जो जॉब मिल गई, अब क्या होगा, वो सेटल हो गया, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ थे उनके बच्चे, वो जॉब उनको मिल चुकी है, वो सेटल हो चुके हैं, उनकी अपनी फैमिली स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि उनकी एक्सपेंडिंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो बच्चों का व्यावसायिक एडजस्टमेंट है वो एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज के बीच में एक फैलाव की अवस्था होती है, क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पर जाकर के ये खत्म होता है। फिर आता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में।
सॉरी, नीति आयोग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ संयुक्त रूप से हैदराबाद में आयोजित 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES 2017 में भारत में प्रतिष्ठित आकांक्षी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने, उनको समर्थन करने के लिए महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की स्थापना के विचार ने आकार लिया। यानी कि 2017 में जब नीति आयोग के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ संयुक्त रूप से एक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन हुआ था 2017 में, तो उसी टाइम पर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, जो महिला उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक मंच की स्थापना करने का विचार आया था। यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। ओके, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2018 को औपचारिक रूप से मंच का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये 2017 मिल जाएगा कि कब से स्टार्ट हुआ 2017, यानी कि 2017 से जो है इसकी स्थापना का विचार आ गया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसको 2018 में इसका शुभारंभ किया गया। ये अपनी तरह का पहला सुविधा मंच है जिस सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर काम करने और WEP वेबसाइट पर उनकी महिलाओं पर केंद्रित उद्यमिता योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करके उन्हें एक मंच पर लाने के लिए अधिदेशित करता है। यानी कि जो भी सरकारी और प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ठीक है, वहां की जो महिला उद्यमी हैं, ठीक है, तो उनके साथ मिलकर के कई सारे जो गवर्नमेंट के और प्राइवेट संगठन हैं उनके साथ मिलकर काम करने की सुविधा इसमें उपलब्ध है, इसके थ्रू किया जा सकता है। और जो भी वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनसे उनके ऊपर उद्यमिता योजनाओं, पहला जो कार्यक्रम है, तो उसके प्रति उनको जागरूक किया जाता है एक ही प्लेटफॉर्म पर। यानी कि जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है, एक मंच के जैसा है जहां पर कई सारे संगठन हैं, उपस्थित है वहां पर, और उसके थ्रू जो कार्यक्रम के द्वारा, पहल के द्वारा, योजनाओं के द्वारा जो महिला उद्यमी हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और वो इसमें जो है पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। ये प्लेटफॉर्म वर्तमान में वित्त पोषण और वित्तीय प्रबंधन, ऊष्मायन संयोजन, कराधान और अनुपालन सहायता, उद्यमी कौशल और प्रशिक्षण, समुदाय और नेटवर्किंग और विपणन सहायता जैसे 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि इसमें जो भी पहल करना, यानी कोई भी मान लो विमेन है, वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है, यानी कि कोई भी कैसे बिजनेस अगर वो करना चाह रही है तो उसके लिए जो है उसे फंड भी गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, यानी कि वित्तीय प्रबंधन जो है, वित्त उसको वहां से प्राप्त हो जाएगा, और इसमें जो है कौशल और प्रशिक्षण भी दिया जाता है इसके थ्रू। फिर है नीति आयोग ने सिस्को के साथ मिलकर 26 अगस्त 2021 को महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के अगले चरण का शुभारंभ किया। यानी कि 2017 में ये विचार आया था, 2018 में इसका औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया गया, और 26 अगस्त 2021 को ये इसका जो है दूसरा चरण का शुभारंभ किया गया। तो अभी तो फिलहाल ये पूछा गया है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पहला चरण कब स्टार्ट हुआ, इसका दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ। तो पहला चरण हम कह सकते हैं 2017-18 में, और जो दूसरा चरण है वो 26 अगस्त 2021 को, और जो पहला चरण है वो आपका 8 मार्च यानी कि जो इंटरनेशनल विमेंस डे है उसके दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके आगे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप जो है इसको अगर पसंद आया हो तो लाइक करना जरूर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। ओके, फिर और इसको जो भी इससे रिलेटेड जो भी PDF हैं उसको जब ये पूरा PDF यानी कि पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका पूरा मैं एक PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर जो होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से है वहां पर मैं शेयर कर देती हूँ, हमेशा शेयर करती हूँ, तो वहां से आप उसको ले सकते हो और वहां से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन का भी PDF मैं शेयर कर दूंगी विद आंसर,
और साथ साथ में इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इसको ले सकते हो और वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।